आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम सौरमंडल में पृथ्वी का ये लास्ट वीडियो। इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं हमारी पृथ्वी के बारे में, जिसको आप पृथ्वी अथवा अर्थ कहते हैं। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी सौरमंडल का एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। हम सब इस पर रहते हैं, तो इसके संबंधित जो बातें आपके सिलेबस में दी है मैं उस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, सबसे पहले सूर्य से दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरे क्रम पर स्थित है। तीसरा नंबर आता है इसका डिस्टेंस के मामले में, दूरी के मामले में। ये देखो, ये सूर्य है, ये सन, ये नंबर 1 पे बुध, नंबर 2 पर आपका वीनस और नंबर 3 पर हमारी पृथ्वी। तो 3 पर पृथ्वी आती है तीसरे नंबर पर। आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से इसका 5वां क्रम आता है। आकार की दृष्टि से सौर परिवार का या सौर मंडल का, सौर मंडल का 5वां बड़ा ग्रह। तो यहां पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर पर आती है और आकार में इसका 5वां नंबर लगता है। तो 3 और 5 ये दो आंकड़े आपको याद रखने हैं। अब हम आते हैं, प्रश्न आता है सीधा सीधा कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। सीधा प्रश्न आता है कि पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है कैसे। कुछ नहीं करना आपको, जो मैं यहां पर पॉइंट्स बताता हूं बहुत ही आसान बिंदु है, फैक्ट है, आपको काम आएंगे। आप सीधा सीधा उनको लिख दीजिए समझ करके कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है। देखिए, बाकी जितने भी सारे ग्रह हैं वो बहुत गर्म हैं, लेकिन पृथ्वी जो है वो बहुत पृथ्वी न तो अधिक ठंडी है, न अधिक गर्म। सबसे पहली बात तो ये, पृथ्वी अद्भुत ग्रह क्यों है, आपको इसका जवाब लिख पा रहा हूं। सबसे पहला लिखना है कि पृथ्वी न तो ज्यादा ठंडी है न ज्यादा गर्म है, और जब ऐसी परिस्थिति होती है तो वहां पर जीव के जो पनपने की दशाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो यहां पर देखिए, पानी, वायु तथा वायु में भी प्राणवायु, और प्राणवायु कौन सी आपको पता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां मतलब पृथ्वी पर मौजूद है। हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी अद्भुत ग्रह क्यों है। उसका पहला बिंदु कि पृथ्वी न तो अधिक ठंडी है न अधिक गर्म। दूसरा, यहां पे पानी, वायु और प्राणवायु, ऑक्सीजन मौजूद है। जब ये चीजें होगी तो जीवन जीने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां, यहां जीवन की उपयुक्त उचित परिस्थितियां क्या है, मौजूद है। इसके साथ ही पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है, इसलिए पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। 3 बिंदु हो गए इसके। अगर आपको प्रश्न पूछे कि पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है क्यों, तो आपको पहला बिंदु लिखना है कि पृथ्वी न तो अधिक ठंडी है और न अधिक गर्म। दूसरा लिखना है दोस्तों कि यहां पर पानी की, वायु की और ऑक्सीजन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन की मौजूदगी है। ये सभी होने से यहां पर जीवन की उपयुक्त परिस्थितियां, जीवन जीने के लिए जो भी आपको चीजें चाहिए वो पृथ्वी पर मिलती हैं। इसलिए पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। कोई आपका अंक नहीं काट सकता, बहुत सजा सजा के आपको लिखना है, और सिंपल सी बात है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। अब हम आगे आते हैं। दूसरा जो प्रश्न आता है पृथ्वी से संबंधित, अभी मैं लास्ट टॉपिक लूंगा यहां पे, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, ब्लू प्लेनेट। प्रश्न सीधा सीधा आता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, ब्लू प्लेनेट।
बहुत आसान है, आपको सजा सजा के आंसर लिखना है। देखिए मैं सजा सजा के बार बार ऐसे बोलता हूं, ऐसा लिखना है हम भी खुश रहे, चेक करने वाले अध्यापक जी भी प्रसन्न हो जाए और आपका ये जो पिक्चर है टीचर के दिमाग में बहुत अच्छी बन जाए। कैसे? जब आप स्पष्ट लिखेंगे और सरल भाषा में लिखेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। नीला ग्रह क्यों कहते? देखिए नीला ग्रह, ब्लू कलर जो है वो यहां पर हमें पानी से इसको कोरिलेट करना है। पृथ्वी पर 2/3 पानी है, तो आपको इसका आंसर लेना है। चूंकि पृथ्वी पर 2/3 भाग, पृथ्वी कहा भी लिख सकते हैं, चूंकि पृथ्वी का 2/3 भाग पानी है, तो क्या हो गया? अब आगे की बात, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है। यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। बहुत सरल, 2 फैक्ट याद है। पृथ्वी पर 2/3 भाग किसका है? 2/3 भाग, हाँ 2/3 भाग पानी है, और अंतरिक्ष से देखने पर इसका रंग कैसा नजर आता है? ब्लू कलर का, नीले रंग का। इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। ये आपकी पृथ्वी के बारे में देखिए, साइज के हिसाब से 5वां क्रम, सूर्य से दूरी के हिसाब से 3रा क्रम, ब्लू प्लेनेट, एक अद्भुत ग्रह जहां पे जीवन की सारी परिस्थितियां मौजूद है। इसके अलावा जो एक फैक्ट दिया है कि हमारी जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर चपटी है। ध्रुव का मतलब होता है किनारा, इस तरह से, जैसे मान लीजिए गोल, पूरी गोल नहीं, यहां पर थोड़ा सा, इसलिए कहते हैं पृथ्वी का आकार जो है नारंगी के समान है। तो ये ध्रुवों पर चपटी है, ये आपको ध्यान में रखना। ये फैक्ट छोटा सा फैक्ट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसीलिए इसको कहा जाता है भू आप। एक छोटा सा फैक्ट दिया है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसको मैंने नोट्स के अंदर नहीं लिया। तो यहाँ पर ये जो सामग्री है पृथ्वी से संबंधित, उसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। अगला बिंदु है चंद्रमा, जिसको आप मून कहते हैं, चंदा मामा कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। अब देखिए, प्राकृतिक उपग्रह का मतलब यह है कि जो प्रकृति बद्ध होते हैं, वैसे तो इंसान ने धरती से बहुत सारे उपग्रह छोड़ दिए, वो मानव निर्मित हैं, कृत्रिम है, लेकिन प्राकृतिक उपग्रह, तो यहां पर लिखेंगे हम पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यह पृथ्वी के बहुत नजदीक है, इसकी साइज बहुत छोटी है। चंद्रमा का व्यास का अर्थ मैंने आपको बताया था। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, अर्थात ये बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण साफ है दोस्तों। यह पृथ्वी के काफी नजदीक है, सूरज की तुलना में बहुत नजदीक है, इसलिए हमें यह बड़ा दिखाई देता है। अब इसकी जो दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर, तो बहुत नजदीक। अगर हम सूरज से इसकी तुलना करें तो ये बहुत नजदीक स्थित है, इसलिए ये हमें धरती से काफी बड़ा दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि इसका हमें सिर्फ एक ही भाग क्यों दिखाई देता है। तो इसके एक कारण बताया जाता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर मतलब उसके चारों ओर घूमना, चारों तरफ परिक्रमा देना। मैं बताता हूं कैसे होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिनों में? 27 दिनों में। याद रखने वाली बात है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है, और इतने ही समय में, इतने मतलब 27 दिन में, और इतने ही समय में वह अपनी दूरी पर, अपने अक्ष पर
अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है। यही वजह है, यही कारण है कि हम चंद्रमा का सदैव एक ही भाग देख पाते हैं, सदैव एक ही भाग देख पाते हैं। देखिए यहां पर आपको सीधा सीधा प्रश्न है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं, प्रश्नवाचक। इसका उत्तर आपको यहां से मिलेगा कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है और उतने ही समय में वह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। देखिए कैसे होता है। मान लीजिए आपकी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ ये चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं इस तरह से। ये 5 चंद्रमा नहीं है, एक ही चंद्रमा है, इसकी स्थिति बदल रही है। यह आपकी पृथ्वी है, ये आपका मून है। अब क्या होता क्या है, ये इस तरफ तो घूम ही रहा है, ये ऐसे चक्कर तो लगा ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये अपनी दूरी पर भी इस तरह से घूम रहा है। अर्थात ये दो तरह से चक्कर लगा रहा है, एक तो अपनी दूरी पर घूम रहा है ऐसे, और एक ऐसे घूमते 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 इस तरह से पूरा चक्कर लगा रहा है। तो दोनों की जो टाइम पीरियड है, दोनों का अवधि है, वो 27 दिन का है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है। ये पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं, अर्थ की, और इसको हम 1 वर्ष कहते हैं। अगर मैं चंद्रमा के संदर्भ में पूछूं तो चंद्रमा के ऊपर अगर हम जाए तो वहां पर 1 वर्ष 27 दिन का होगा। समझ रहे हैं? चंद्रमा पर यदि कोई रहता मान लो तो उनके लिए जो 1 वर्ष का पीरियड है वो हमारे 27 दिनों के बराबर होता। यह आपको समझना है। अब बात करते हैं हम एक फैक्ट की। यहां पर दिया हुआ है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो अमेरिका के रहने वाले थे। छोटा सा फैक्ट दिया है, वैसे बहुत सारा फैक्ट दिए हैं, सबकी मैं चर्चा यहां नहीं करूंगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 अमेरिका के थे ये, और आपको डेट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जीके के हिसाब से भी। 20 जुलाई 1969 को वो दिन था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा था, और ये चांद पर पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद या चंद्रमा पर पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इस तरह से तो यहां पर एक फैक्ट आ गया आपके पास में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को लेकर के। कौन थे कि भाई पहले व्यक्ति जो चंद्रमा पर पहुंचे थे विश्व के, कहां के थे? कि अमेरिका के। इससे ज्यादा याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। चांद के बारे में, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। यह आपने इसके अंदर देखा इस तरह से, ये चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी का 1/4 है। ये 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी से स्थित है। इसका हम एक ही भाव क्यों देख पाते हैं? इसका मैंने आंसर यहां पर दिया है। 27 दिन का आंकड़ा इसके अंदर आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो बिंदु है वो है क्षुद्र ग्रह। देखिए ग्रहों और उपग्रहों के अलावा बहुत छोटे छोटे पिंड और होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। जो ग्रहों की परिभाषा पर खरे नहीं उतरते लेकिन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि असंख्य छोटे छोटे पिंड जो मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर मंगल है और ये बृहस्पति है, दोनों के बीच में एक असंख्य छोटे छोटे पिंडों की एक पट्टी है जिनको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। तो हम लिखते हैं मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य असंख्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड जो
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनको हम कहेंगे क्षुद्र ग्रह। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं, एक ही बात है। लेकिन यहां पर एक सीधा सा प्रश्न बनता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो आपको लिखना है मंगल और बृहस्पति। और यहां पर देखिए मैं चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास किया मैंने। ये मंगल ग्रह है आपका, ये बृहस्पति है सबसे बड़ा, ये पृथ्वी का पड़ोसी मंगल जिसको पृथ्वी का पुत्र भी कहते हैं हम, इसके बीच के अंदर ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं उल्का पिंड की। लेकिन उल्का पिंड से पहले एक फैक्ट हम इनके बारे में और लिख सकते हैं कि ये जो क्षुद्र ग्रह है इनका निर्माण ग्रहों से विस्फोट के कारण क्षुद्र ग्रह ग्रहों से विस्फोट के कारण अलग होने से बने हैं। ये भी बात एक फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं, अगर क्षुद्र ग्रहों के बारे में पूछे तो आप बता सकते हैं। तो क्षुद्र ग्रहों का जो टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है। अब हम बात करते हैं उल्का पिंडों की। कई बार आपने सुना होगा कि पृथ्वी पर उल्काएं गिरने वाली है, यहाँ पर कोई भी बड़ा सा पत्थर या बड़ा सा चट्टान जो है वो गिरने वाला है, तो ये उल्काएं होती है। होता क्या है कि ये ब्रह्मांड के अंदर उपस्थित रहती हैं, जैसे कि सौर मंडल से सूर्य के जो खिंचाव बल है उसकी वजह से इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। लेकिन कई बार जो है ये अपनी जब कक्षाएं से भटक जाती है, मान लीजिए पृथ्वी के संपर्क में आ गई, तो जब इसके वायुमंडल में प्रवेश करती है तो जो घर्षण बल होता है इसकी वजह से ये जल जाती है और एक चमक पैदा होती है। और जलने के कारण कई बार तो ये वायुमंडल में ही खत्म हो जाती है, अंतरिक्ष में ही, लेकिन अनेक बार ये धरती तक आ जाती है इनके जले हुए टुकड़े। कई बार ये बहुत बड़ी होती है तो जमीन पर गड्ढे भी बन जाते हैं। तो आपको छोटी सी परिभाषा इसकी कि उल्का पिंड क्या है, कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़े, बस सीधा सा ध्यान रखना है। उल्का पिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले असंख्य पत्थरों के टुकड़े, इसको हम कहेंगे उल्का पिंड। बस इतना सा आपको ध्यान, उल्काएं जल जाती है ये वायुमंडल के संपर्क में आने से, लेकिन कई बार जमीन पर सीधी सीधी पहुंच जाती है अधजली, जिससे जमीन पर कई बार बड़े बड़े गड्ढे भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं आकाशगंगा की। कभी आप जब खुले आसमान के नीचे सोए होंगे तो आपको एक आकाश के अंदर सफेद रंग का एक मार्ग नजर आया होगा, जिसको आप सफेद पट्टी कहते हैं। इस तरह से हम कहते हैं कि एक तो गंगा नदी है, आकाश की गंगा है, जिसके अंदर सैकड़ों करोड़ों तारे हैं, असंख्य तारे हैं, बादल हैं, गैसें हैं। इसका एक समूह एक पूरी पट्टी के रूप, एक मार्ग के रूप में दिखाई देता है, जिसको हम कहेंगे आकाशगंगा। अब देखिए क्या है, यह है क्या? तो करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की प्रणाली। करोड़ों तारों, गैसों, बादलों की प्रणाली, बादलों की प्रणाली जो आकाश में सफेद पट्टी के रूप में, सफेद पट्टी के रूप में नजर आती हैं। अब देखिए इसके अंदर सैकड़ों करोड़ों तारे कहा मैंने, इसका मतलब हमारा सौर मंडल में सूर्य भी एक तारा है, तो करोड़ों तारे मतलब आकाशगंगा बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत असंख्य। हमारा जो सौर मंडल है वो भी इसी प्रणाली का एक भाग मात्र है। मिल्की वे जो आकाशगंगा है, आप लिख सकते हैं कि सौर मंडल, मिल्की वे जिसको दुग्ध गंगा कहते हैं, मिल्की वे आकाशगंगा का भाग है। अब जब हम आकाशगंगा से आगे बढ़ते हैं, ये नाम आप जरूर याद रखना, मिल्की वे, और ये आकाशगंगा की परिभाषा है यहाँ पर, यहां से यहां तक करोड़ों तारों, गैसों, बादलों से बनी हुई प्रणाली जो आकाश में सफेद पट्टी के रूप में नजर आती है। एग्जाम्पल आपने दे दिया मिल्की वे का। अब हम जब आकाशगंगा से आगे चलते हैं तो आता है ब्रह्मांड। तो आप यहां पर लिख सकते हैं
यहां पर लिख देते हैं हम, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन इसकी परिभाषा तो कुछ ना कुछ तो लिखनी पड़ेगी हमें, एग्जाम में आ जाए तो अनंत तो नहीं लिख सकते हैं, तो आपको लिखना है कि लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड का ये आपको ब्रह्मांड का अगर पूछ ले कि ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये पता करना है। इसका मतलब आप एक चीज समझ गए, देखिए सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाद में आता है आकाश गंगा का स्थान। आकाश गंगा के बाद में जैसे मान लीजिए आपका सौर मंडल है, और सौर मंडल के अंदर एक हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। अगर हम ऐसे अगर इसका स्थान निर्धारित करें इस तरह से, सबसे बड़ा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड आकाश गंगा हमारा सौर मंडल, और उसके अंदर पृथ्वी, और उसके अंदर हम रहते हैं। इस तरह से इसका विस्तार है। अब देखिए दोस्तों, उपग्रह की परिभाषा मैंने आपको ओरली बता दी थी, मैं यहां पे लिख देता हूं। उपग्रह वह खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका भी एक निश्चित परिक्रमा पथ होता है, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये उपग्रह, सैटेलाइट्स बोलते हैं जिसको, ये उपग्रह कहलाता है। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। अब ये तो हो गई बात सिलेबस की। देखिए कई और इसके अंदर बहुत सारे आपके चैप्टर के अंदर फैक्ट दिए हैं, अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट या फिर तथ्य दिए हैं, तो उनको आप जरूर देख लें, जरूर याद कर लें। हो सकता है इस वीडियो के अंदर मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करा दूं, लेकिन आपको जब ये तीनों वीडियो आप देख लेंगे, मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी आपका जो प्रश्न है उसके अंदर डाउट रहेगा। अगर रहता भी है फिर भी, तो आप मुझे जो पट्टी चल रही है नीचे, जो मेरे व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के जो नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम क्लास 6 के लिए एक किताब लेकर के आ रहे हैं नवो एकेडमी की ओर से, जिसके अंदर आपको बहुत सरल तथ्यों के अंदर सरल भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध होगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ।